Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan. In today's video we are going to learn about League of Nations. आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें हम देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस का बैकग्राउंड क्या था, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, क्यों हुई, क्या वजूहात थी इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे, और फिर हम देखेंगे कि ये फेल क्यों हुई। अच्छा, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किया था और अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि लीग ऑफ नेशंस क्या था। द लीग ऑफ नेशंस वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुई और दुनिया तबाही की दहाने पे पहुंची, उसके बाद क्या हुआ, उन मुल्कों ने जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया था, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जैसे मैं आगे पढ़ती हूँ, विद द गोल ऑफ प्रोमोटिंग पीस एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज़ एंड प्रिवेंटिंग फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उसका गोल ये होगा कि ये कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन को जारी रखेगी और पीस को प्रमोट करेगी ये ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है कि इस्टेब्लिश्ड इन 1920, ये कब बनी? लीग ऑफ नेशंस को 1920 में इस्टेब्लिश किया गया, और साथ ही साथ ये कि ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का एक हिस्सा है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या है ये मैं आगे बताती हूँ। तो बेसिकली लीग ऑफ नेशंस को किस लिए बनाया गया कि ये जो फ्यूचर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे या फिर कोई भी तनाज़े होंगे मुल्कों के बीच में, इनको हल करेगी थ्रू कोऑपरेशन। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसका मकसद क्या होगा कि ये प्रोमोट करेगी पीस और जंग को अवॉइड करेगी। अच्छा, अब आप लोगों की स्क्रीन पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज़ नज़र आ रही होंगी। जो पार्ट पिंक है वो कंट्रीज़ सेंट्रल पावर्स थी, यानी जर्मनी और उसकी जो बाकी पावर्स हैं जो उसके साथ थी जो कंट्रीज़। उसके बाद जो येलो में कंट्रीज़ हैं वो अलाइड पावर्स, जो दूसरी साइड की कंट्रीज़ थी वो हैं। फिर हमारे पास न्यूट्रल्स आते हैं और फ्रंट लाइन पे कौन थे, और साथ ही साथ हर कंट्री के साथ ईयर ऑफ जॉइनिंग द वॉर लिखा हुआ है। तो ये मैप आप गौर से देख लें, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें ताकि आपको आइडिया हो कि वर्ल्ड वॉर वन में कौन सी कंट्रीज़ थी। अब हम डायरेक्ट इसका पर्पस देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस का पर्पस क्या था। द प्राइमरी एम ऑफ द लीग वॉज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी। इट सॉट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज थ्रू नेगोशिएशन रेदर देन वॉर। तो जब दुनिया ने देखी कि जंग के बाद क्या हालात होते हैं, क्या असर होता है, जंग कितनी ख़तरनाक होती है और स्पेशली वर्ल्ड वॉर्स कितने ख़तरनाक होते हैं, तो इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके पीछे मकसद ये था कि जितनी भी कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आएगा फ्यूचर में तो वो नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व होगा रेदर देन वॉर। तो वॉर को ज़्यादा से ज़्यादा हमने अवॉइड करना है, इन कंट्रीज़ का मकसद ये था। ओके गाइस, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो थी वो ट्रीटी ऑफ पीस भी कहलाती है। तो ये क्या थी? ये एक्चुअली दिस वाज द ट्रीटी विच एंडेड वर्ल्ड वॉर वन, और इसी ट्रीटी के दरमियान ये डिसाइड हुआ था कि लीग ऑफ नेशंस बनाई जाएगी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका पर्पस मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया। इस पर्पस के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई जाएगी। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेस की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट वाज द ट्रीटी विच एंडेड वर्ल्ड वॉर वन। और अगर आप लोगों ने इस ट्रीटी को अलग से समझना है तो इस ट्रीटी की डिटेल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। लीग ऑफ नेशंस का स्ट्रक्चर जो था बेसिक सा स्ट्रक्चर था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ना ही बहुत लेंथी था जैसे कि हम यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं था। The league consisted of an assembly where all member states had a vote and a council which had a smaller number of members and was responsible for more urgent matters. It also had various committees and agencies to address specific issues like health, labor and refugees. अच्छा, ये बस इतना स्पेसिफिक सा था कि यहाँ पे सब मेंबर्स का एक वोट था और इसकी एक असेंबली थी, स्पेशली एक काउंसिल था, और बस ये स्मॉल साइज़ का स्ट्रक्चर था। और कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ पे जो है कमिटीज़ और
एजेंसीज़ बनाई गई थी, जैसे कि हेल्थ, लेबर या फिर रिफ्यूजीज़ का इशू होता था। स्ट्रक्चर के बाद अब हम लीग ऑफ नेशंस के अचीवमेंट्स देखते हैं। एट इट्स पीक द लीग हैड 58 मेंबर नेशंस, हाउएवर नोटेबल एब्सेंसेस इंक्लूडेड द यूनाइटेड स्टेट्स which never joined, and the Soviet Union, which was only a member for a short time. अचीवमेंट को हम एज अ फेलियर भी देखेंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो स्लाइड नज़र आ रही हैं, ये आपको अचीवमेंट प्लस फेलियर की स्लाइड है। क्या फेलियर और क्या अचीवमेंट है? द लीग इनिशियली हैड 59 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, जिसने ये लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया। बाद में जब भी असेंबली की कोई मीटिंग या फिर कोई भी समिट था, जो भी था, वो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्टीन्यूस एब्सेंस थी। देन बल्कि वो उसने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। फिर हम देखते हैं सोवियत यूनियन, जो कि एक मेजर मेंबर था, बहुत बड़ा मेंबर था उस वक्त का। वो उसने क्या किया? उसने शॉर्ट टाइम के लिए ही इस लीग को ज्वाइन किया था। तो ये दो अचीवमेंट प्लस फेलियर दोनों हम कह सकते हैं। तो सबसे मेजर फेलियर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद रखी, वो ही यहाँ पे मिसिंग है। डिसोल्यूशन में हम देखते हैं द लीग ऑफ नेशंस वाज ऑफिशियली डिसॉल्व्ड इन 1946 आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, एंड इट्स फंक्शंस वर ट्रांसफर्ड टू द यूनाइटेड नेशंस, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स मोर इफेक्टिवली। क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर टू हुई, तो वर्ल्ड वॉर टू का होना ही ये रीज़न था कि भाई लीग ऑफ नेशंस फेल हो चुकी है। लीग ऑफ नेशंस को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि कोई जंग ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और नेगोशिएशन के ज़रिए हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दो मुल्कों के बीच सॉल्व करें। बल्कि जबकि ऐसा नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हुई। अगेन दुनिया ने क्या देखा? तबाही देखी। तो इसके उसके बाद क्या हुआ? जब दूसरी जंग अज़ीम भी ख़त्म हो गई, तो लीग ऑफ नेशंस को ऑफिशियली डिज़ोल्व कर दिया गया और उसकी जगह यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, क्योंकि उसमें जो मेंबर स्टेट्स थे वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको अगर आईआर या सोशियोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी या फिर जेंडर स्टडीज़ का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं किसी वीडियो में समझा दूँगी।